नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग क्लॉक टेस्ट में यानी कि फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में दो टेस्ट है। एक आपका टेबल टेस्ट जिसको मैंने कल आपको पूरा रिवीजन करवा दिए हैं। गोल्डन 16 रूल, उससे बाहर आपको 10 के 10 सवाल नहीं देखने को मिलेंगे। और आज क्लॉक टेस्ट आपको पूरे के पूरे 12 गोल्डन रूल में मैं पूरा चीज़ों को समराइज कर दूंगा। जितने भी आपके कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होते हैं या वर्ड होते हैं, जो भी चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लगता है वो सारे कंफ्यूजन आपको यहाँ पे इस 20 सवाल में जो बन सकते हैं वो सारे का सारा इसी 12 रूल में समाप्त कर दिया जाएगा। तो अंत तक वीडियो देखिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। और आप टेबल टेस्ट वाली वीडियो जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए पूरा का पूरा गोल्डन 16 रूल आपको करवा दिया है। नहीं देखे हैं देख लीजिए। आप जितना भी टिपिकल अभी टेस्ट में क्वेश्चन लगा रहे हैं आप एक बार खुद से पूछिए या फिर वही टीचर से पूछिएगा जिनसे आपने टेस्ट परचेस किया है, क्या ये एग्जामिनेशन हॉल में बनाने वाला क्वेश्चन है, क्या वो पिछले साल आया क्वेश्चन नहीं आया। भाई ये मैंने जो आपको देखिए ये जो नोट्स बनाएगा ना, खुद की प्रिपरेशन के नोट्स है। और देखिए ये नोट्स अभी मैंने इसको तो अपडेट कर दिया 2018 में जो बनाया था, और आपको मैंने अपना रिजल्ट इसमें शायद हो तो मैं आपको दिखा भी दूँ आपको एक बार, ठीक है ना। देखिए जो आप देख सकते हैं पांचों टेस्ट की चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी। तो भाई देखिए यहाँ पे जो वर्दिट होगा या फिर केवल वीडियो को केवल बताने के लिए जो मॉक टेस्ट अभी आपके आरडीएसओ के द्वारा जारी किया गया, उसके ऊपर 50 मिनट 35 मिनट 40 मिनट की वीडियो आपको बताया जा रहा शिक्षक के द्वारा। भाई इतना समय आपको नहीं देना चाहिए। हालांकि आज का वीडियो जब आप मेरा देखेंगे तो वो भी लंबा रहेगा, लेकिन इसमें पूरा चीज़ आपका रिविजन है। और वहाँ कोई चीज़ आपको ज्ञान वाली चीज़ें नहीं दी गई ना टेस्ट रिलेटेड, बस यही बोला गया कि ये टेस्ट है तो फिर वो भी चेंज हो सकता है। भाई कोई चीज़ यहाँ पे भाई सर्टेनिटी तो है नहीं, सबको पता है। साइको का एग्जाम है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड बात होती है। तो अब स्टूडेंट ठीक है, कुछ समझदार है कुछ ना समझ है भी है, भाई जो भी है उनको एक टेंशन भी होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई केवल मेरे को देखिए या मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। आप सब जगह देखिए, सब चीज़ को समझिए। आप बहुत अच्छे CBT 1 CBT 2 साइको तक पहुँचे हैं तो भाई आप समझ के स्तर पे बहुत अच्छे होंगे। बाकी देर किए बिना सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरा नोट्स आपका टेलीग्राम पे अवेलेबल है। बार बार आप लोग मैसेज करते हैं जो टिपिकल सवाल मेरे को भेज रहे हैं, लेकिन कभी सोचिए कि क्या मैं अभी आपको बता तो रहा हूँ, क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बना पा रहे होंगे 20 सवाल में? वो 20 सवाल जो आपको 10 मिनट में मिल रहे होंगे, नहीं बनेगा। और वो आपके आरआरबी को भी पता है कि वैसे नई चीज़ें पूछनी है भाई। लेकिन खैर ठीक है, चीज़ों को जितना टफ किया जाए कोर्सेस उतनी सेल होती है, ये मेन मोटिव होता है। बाकी हम आपको जो बता रहे हैं सब जगह करिए भाई, मेरा बस कंटेंट को फॉलो करके जाइएगा, सब काम आपका बहुत अच्छे से जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्लॉक टेस्ट में मैं आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए हो सकता है कि अभी आपको बताने के दौरान कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो उसको मैं अभी बाद में फिर से हर एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अभी छोड़ के निकलिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है टेबल वॉच टेस्ट, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो आपको कंफ्यूजन होता है और अंत तक बना ही रह जाता है, क्योंकि हर जगह आप कहीं ना कहीं चीज़ों को आधा देख करके छोड़ देते हैं। खैर चलिए सबसे पहले क्लॉक टेस्ट। तो क्लॉक आप समझ पा रहे हैं, क्लॉक में डायरेक्शन तो याद रखिएगा, जो आप टेस्ट देने जा रहे हो उसमें आपको 8 डायरेक्शन मिलेंगे। ये आप बोलेंगे सर हमें पता है, कोई बात नहीं भाई, मैं हर एक चीज़ को बताना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ आपका रिवाइज हो जाए। ये नॉर्थ साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट आपका, ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर केंद्र है, केंद्र से चलिए मैं चारों डायरेक्शन दिखा दिया। अब आपको पता होना चाहिए भाई, यहाँ पे आपका यहाँ से अगर आप चलना शुरू किए हैं वापस आप यहाँ पे आ गए हैं तो कितना डिग्री आपने कवर किया है? 360 डिग्री कवर किया भाई। और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना घर है सर? 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर। कितना घर यानी कि 4 घर, कितना एंगल? 4 एंगल। तो 4 से अगर डिवाइड करिएगा तो हर घर की कितनी एंगल आ गई सर? 90 डिग्री आ गई। कितनी आ गई सर? 90 डिग्री आ गई, ठीक है सर। अब इसी 90 डिग्री के जस्ट बीचों बीच एक मैं और एक आपका घर का रूम का फॉर्मेशन कर दूं एकदम बीचों बीच। तो भाई बीचों बीच यानी कि 90 का आधा क्या हो जाएगा सर? 45 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा कितना हो गया? देखिए ये एंगल से क्वेश्चन बनता है, बस इसीलिए, मेरा कोई मकसद नहीं है क्योंकि आपने पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें। ये हो गया 45 डिग्री। चलिए ये मान के चलो ये 0 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये फिर 45 डिग्री, तो ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। भाई 0 से कितना चलनी है आपने? 90 डिग्री चला ना, 45 या 90 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री के बाद फिर से ये कितना है? 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, ठीक। अच्छा अब एक बात बताइए, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्लियर है। और अगर मैं ये डायरेक्शन बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट अगर
आपको समझ में आ रहा है ये कितना एंगल पे है? अगर ईस्ट से मैं काउंट करूँ तो 135 डिग्री पे है। फिर उसके बाद ये आपका 45 डिग्री और चलेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा? वेस्ट पे आप 180 डिग्री पे आ जाइएगा। फिर ये आप 45 डिग्री चलिएगा तो ये आपका 225 डिग्री आ जाएगा। यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई? साउथ वेस्ट, ठीक है। फिर 225 के बाद यहाँ चलेंगे तो 270 डिग्री, ये साउथ ईस्ट। यहाँ से फिर आप 45 डिग्री चलेंगे, यहाँ से फिर 45 डिग्री चलेंगे, यहाँ से भी आपने 45 डिग्री चला तो यहाँ से आप 45 डिग्री चले तो ये कितना आ जाएगा भाई? 315 डिग्री। और यहाँ से फिर से 45 डिग्री आप चलेंगे 315 डिग्री, यानी कि ये 0 डिग्री है और ये फिर 360 डिग्री। क्लियर हो गया भाई? यानी अब मैं यहाँ पे पूरा चीज को एक बार में लिख दे रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है एंगल से, इसलिए मैं यहाँ पे इतना समय दे रहा हूँ। ये आपका हो गया क्या? ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया भाई साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। अब एंगल आप आराम से समझ लीजिएगा, 0 डिग्री यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे आप, फिर से वापस जब यहीं से चल के वापस घूम के आएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा सर? 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको मैं बोल दूं यहाँ से ईस्ट से आपको चलना है 135 डिग्री, ठीक है। अब 135 डिग्री आप चलेंगे तो भाई देखिए, एक तो आप ईस्ट से 135 डिग्री चलेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका भाई? 45 डिग्री में। इधर से ये कितना? 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री है, यानी ये कितना आ गया? आप 90 डिग्री। फिर चले तो आप आ गए 45 डिग्री, यानी ये आ गया 135 डिग्री, ठीक है। अब ये रास्ता नहीं, एक रास्ता इधर से भी आप चलेंगे तो ये 45 डिग्री पे है, फिर 45 डिग्री चले तो ये 90 डिग्री, फिर आप 45 चलेंगे तो 135 डिग्री, ठीक। तो अगर मैं आपको बोलूं ईस्ट से 135 डिग्री चलना है तो चल के आप कहाँ पहुंचेंगे? या तो आप एक नॉर्थ वेस्ट में पहुंचेंगे या फिर साउथ वेस्ट में पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कि नहीं भाई? बिल्कुल पहुंचेंगे। वो बाद में हम डिसाइड करेंगे भाई कि साउथ वेस्ट में होगा या फिर नॉर्थ वेस्ट होगा, जब वो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की जब मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो पहले यहाँ पर आप समझ गए कि एंगल कैसे चल रहा है, ठीक है। यानी कि 135 डिग्री की जब बातें आ जाए या फिर कुछ भी 135 डिग्री हो, या फिर आपसे 225 डिग्री पूछ ले, 270 डिग्री, 315 डिग्री, कुछ भी, वो आप अब समझ लेंगे। लेकिन हाँ, आपके पास कितना रास्ता रहेगा? 2 रास्ता। जैसे कि आपने देखा यहाँ से आप 135 डिग्री ऐसे भी चलें और एक आपके पास और रास्ता मिल गया था चलने के लिए, ऐसे चले। वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कौन सा डायरेक्शन। एंगल क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताइए, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे सेंटेंस को समझना है। आपको क्वेश्चन में मिलेगा वर्ड लिखा हुआ एलिमेंट, ठीक है, या फिर एक और वर्ड मिलेगा आपको कंपोनेंट, और हिंदी में आपको मिलेगा लिखा हुआ अवयव, ठीक। अब देखिए क्लॉक टेस्ट में क्या होता है, ये क्लॉक टेस्ट की अगर बात किया जाए तो देखिए इस क्लॉक टेस्ट में आपको इस प्रकार से आपको अल्फाबेटिकल एक लेटर रहेगा आपके पास और उसके साथ एक डिजिट भी रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं सर? एलिमेंट, कंपोनेंट या अवयव। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? एलिमेंट का मतलब क्या है? उसमें आपका एक लेटर भी रहेगा और साथ के साथ नंबर या फिर आप कह सकते हैं एक डिजिट रहेगा, ठीक। क्लियर है? अब हमेशा याद रखना है क्लॉक टेस्ट में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर क्लॉक टेस्ट देखने को मिलेगा एलिमेंट के फॉर्म में, यानी कि लेटर और डिजिट दोनों रहेंगे साथ में। लेकिन जब आंसर देने की बारी आएगी तो आप कैसे आंसर देंगे, या ऑप्शन में आपको आंसर कैसा मिलेगा? मान लेते हैं कि आपने कोई एक क्वेश्चन बनाया, उस क्वेश्चन का आंसर आया है आपका P5, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या रहेगा? 2, 3, 4, 5, यानी कि टिक क्या करके आएंगे? 5, यानी P के साथ कौन सा डिजिट है? 5। अगर आंसर आपका S1 आया तो किसको आंसर देंगे भाई? 1 है तो 1 को टिक करके आएंगे। यानी आंसर किस में देना है सर? यहाँ पे डिजिट में, यानी कि नंबर में, ठीक है। अब आइए यहाँ पे एलिमेंट आपने समझ लिया। एलिमेंट कहने का मतलब क्या है? उसके साथ आपका लेटर भी होगा, नंबर भी होगा, डिजिट भी होगा। जैसे कि एलिमेंट ये हो गया A5, ठीक है, और एक एलिमेंट मैंने लिया है B2। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है और ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ईस्ट में उपस्थित जो आपका एलिमेंट है उसको वेस्ट में उपस्थित एलिमेंट के साथ एक्सचेंज करिए। इसका मतलब क्या है कि ईस्ट में जो उपस्थित एलिमेंट है वो कहाँ आ जाएगा? वेस्ट में, और जो वेस्ट में उपस्थित एलिमेंट है वो कहाँ आ जाएगा? आपका ईस्ट में। यानी कि ईस्ट में अब क्या आ जाएगा? आपका B2 आ जाएगा और वेस्ट में क्या आ जाएगा? आपका A5 आ जाएगा, ठीक है। पहला केस। चलिए अब दूसरा केस पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ईस्ट में उपस्थित जो एलिमेंट है उसके डिजिट को वेस्ट में स्थित जो आपका एलिमेंट है उसके साथ एक्सचेंज करिए। यानी कि यहाँ पे केवल डिजिट को अब चेंज करने की बात आ रही है, यानी कि लेटर चेंज नहीं होगा। तो ईस्ट में कौन सा लेटर है भाई? A है तो A ही मैंने रखा है, और वेस्ट में कौन सा लेटर है? B है तो मैंने B ही रखा है। लेकिन अब डिजिट एक्सचेंज हो जाएगा। 5 जो है वो 2 के साथ चला जाएगा, 2 5 के पास आ जाएगा, तो A के पास आ जाएगा 2 और B के पास क्या आ जाएगा भाई? 5।
तीसरा केस आपसे ये बन सकता है कि ई यानी कि ईस्ट में स्थित जो आपका एलिमेंट है उसके लेटर को वेस्ट में स्थित जो आपका एलिमेंट है उसके साथ एक्सचेंज करिए। यानी यहाँ पे अब लेटर को एक्सचेंज करना है, यानी कि डिजिट वही का वही रहेगा। तो यहाँ ए है तो क्या आ जाएगा, वेस्ट में उपस्थित जो एलिमेंट है उसके लेटर के साथ एक्सचेंज करना, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, लेकिन डिजिट आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए आ जाएगा क्योंकि लेटर चेंज करने की बात हुई, लेकिन डिजिट आपका देखिए चेंज नहीं होगा। देखिए पहला केस में मैंने क्या बताया भाई, पूरे एलिमेंट को एक्सचेंज करने की बात होगी तो पूरा एलिमेंट को ही मैंने एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे ईस्ट में जो पहले A5 था अब ईस्ट में B2 आ गया, वेस्ट में जो आपका B2 था अब क्या आ गया आपका A5। अब देखिए ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ के चलिएगा। अब बोला गया दूसरा केस में क्या आपसे, दूसरा केस में आपसे ये बोला जा रहा है क्या कि जो ईस्ट में उपस्थित जो आपका एलिमेंट है उसके केवल डिजिट को वेस्ट में उपस्थित जो एलिमेंट है उसके साथ एक्सचेंज करिए, यानी केवल डिजिट एक्सचेंज करना है। यानी कि लेटर देखिए ए का ए ही रहेगा, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी बी का बी, यहाँ पे देखिए वी का बी है। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे डिजिट क्या है आपका 5 है, तो इसको एक्सचेंज कर देना है 2 के साथ। तो ए के साथ क्या आ जाएगा 2 और बी के साथ क्या आ गया आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया क्या एक्सचेंज हो गया आपका, केवल डिजिट। और तीसरा केस में मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि ईस्ट में उपस्थित जो आपका एलिमेंट है उसके लेटर को, उसके अक्षर को वेस्ट में उपस्थित जो आपका एलिमेंट है उसके अक्षर के साथ एक्सचेंज करना है, यानी केवल अक्षर यानी कि लेटर को एक्सचेंज करना है। यानी ये जो ए है अब यहाँ आ जाएगा और ये बी यहाँ आ जाएगा। तो देखिए बी यहाँ आ गया आपका, ठीक है, बी आ गया आपका यहाँ पे, और देखिए डिजिट वहीं का वहीं रह गया, 5 यहीं पे है ईस्ट में तो 5 वहीं है देखिए, और यहाँ पे बी है तो अब यहाँ पे ए आ गया है, और यहाँ 2 कहाँ है वेस्ट में, तो देखिए 2 वेस्ट में ही रह गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये एक कंसेप्ट है। अब आइए डायरेक्शन की बात है, चलिए पहले इसको यहाँ से क्लियर कर लिया जाए। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया भाई। देखिए एक तो मैंने आपको एंगल क्लियर कर दिया, बता दिया सारे एंगल कैसे निकलेगा, कुछ भी एंगल आ जाएगा तो अब आप आराम से कर पाइएगा। अब यहाँ पे मैंने एलिमेंट वाला ये सारे बता दिया। अब आइए 3 यहाँ से कंसेप्ट को समझना है। देखिए आपको यहाँ पे पता ही होगा कि क्लॉक में आपको क्लॉक टेस्ट में आपको, ठीक है, इस प्रकार से आपको एलिमेंट गिवन रहेंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पे पता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दक्षिणावर्त। तो अगर आपको बोला जाएगा क्लॉकवाइज है तो आपको इस प्रकार से क्लॉकवाइज ये हो गया आपका दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त ये हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन होता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का। ठीक है सर, अब देखिए अगर आपको एक तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा डायरेक्शन कि आपको किधर चलना है क्लॉक में, यानी कि आपको बता दिया जाएगा लेफ्ट लिख दिया जाएगा तो आपको समझ जाना है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है यानी कि वामावर्त, या फिर वामावर्त ही लिख देगा तो समझना है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, और दूसरा केस या तो आपको राइट लिख देगा, इसका मतलब आपको समझना है कि क्लॉकवाइज चलना है। यानी ये तो भाई इजी क्वेश्चन है कि आपको बता दिया गया है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है या फिर क्लॉकवाइज चलना है। तो दायां बायां अगर रहेगा तो भी आप क्लियर समझ लीजिएगा, दाएं का मतलब क्या हो जाएगा भाई, क्लॉकवाइज चलना, दाएं का मतलब क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, और बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इंपॉर्टेंट है दूसरा केस जिसमें आपको डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा, मतलब ये कि ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको क्लॉकवाइज चलना है या फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो इस केस में आपको क्या हिंट्स दिया हुआ रहेगा, तो इस केस में आपको इक्वेशन में आपको दिया हुआ रहेगा पहले और बाद। इस पहले और बाद से आपको समझना है कि किधर आपको चलना है। जब लिखा हुआ रहेगा पहले, ठीक है, तो पहले का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाद का मतलब क्या है भाई, क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पूर्ववर्ती भी लिखा हुआ मिल सकता है हिंदी वाले को, और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पहले, समझ ले, इंग्लिश में पहले को क्या बोलेंगे बिफोर, बाद को क्या बोलेंगे आफ्टर। ठीक है, ये सब इंग्लिश हिंदी मैंने लिख रखा नोट्स में, मैं अभी आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ना, हर एक चीज समझ में आएगा। जैसे कि अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप अभी दिल्ली में खड़े थे और अब आप आ चुके हैं भाई यहाँ पे बिहार में। ठीक है, तो आप बताइए कि बिहार से पहले कौन सा स्टेट है। ठीक है, समझ में आया, पहले का मतलब, या आपसे बोलेगा बिहार के बाद कौन सा स्टेट है तो झारखंड, या फिर अगर आप इधर चले हैं तो आप यहाँ आके खड़ा हो गए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड से जब आप पहुंचे तो उससे पहले कौन सा स्टेट आपको मिला होगा, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद आपको कौन सा स्टेट मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आया पहले और बाद का मतलब। ये तो मैंने लीनियर लिया ना भाई, स्ट्रेट लाइन। ये आपका टेस्ट कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, तो इसको अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो ही पहले का मतलब आपको वहां पे एंटी क्लॉकवाइज चलना। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलिएगा, तो वहां पे पहले लिखा हुआ रहेगा टेस्ट में, इसका मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज, और बाद में रहेगा तो आपको क्लॉकवाइज। पूर्ववर्ती अनुवर्ती रहेगा तो पूर्ववर्ती मतलब पहले यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, अनुवर्ती मतलब क्लॉकवाइज। अब तीसरा केस आपको क्या बनेगा, जिसमें आपको डायरेक्शन भी दे दिया हुआ रहेगा
और पहले और बाद भी दे दिया रहेगा। अब यहाँ पे आप फंसिएगा, ये सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अब इन सब चीज़ को क्लियर करते हैं। पहले आइए हर एक चीज़ को पहले यहाँ पे समझिए जितना अभी तक हम लोगों ने समझा। ठीक है, पता है आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे क्लॉक टेस्ट से, ठीक है, वॉच टेस्ट से, जिसके लिए 10 मिनट का समय है। इसमें कितने आपको डायरेक्शन रहेंगे सर? 8 डायरेक्शन। 8 के 8 डायरेक्शन क्लियर है एंगल के साथ? बिल्कुल। हर डायरेक्शन में क्या होगा? आपको एलिमेंट होगा और अवयव होंगे। ठीक है, एलिमेंट कहने का मतलब क्या होगा? लेटर होगा और उसके साथ एक नंबर होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाया गया। अब आपको आंसर जो देना है इस टेस्ट में कैसे देना है? डिजिट करके, डिजिट में देना है। यानी कि अगर आपका आंसर G4 आ रहा है, G5 आ रहा है, तो टिक किस में करना है आपको? 5 में। अगर आंसर B3 आ रहा है तो टिक किस में करेंगे? 3 में। आपको B3 कहीं लिखा हुआ आंसर में ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया भाई? कहने का मतलब क्या है? ठीक है सर। अब आइए, जैसे कि आपको क्लॉक में कहीं भी मिल जाएगा लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा? आपको कहाँ चलना है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त। या अगर आपको राइट लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि दक्षिणावर्त। भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा और सबको जोड़ करके मिसलेनियस टाइप से, वो सब मैं आपको आज करा दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरे प्लेलिस्ट में जाके फ्लोइंग डायरेक्शन टेस्ट सारे कर लीजिएगा, ब्रीक टेस्ट, हिडन क्यूब वगैरह सब कुछ एक बार देख के जाइएगा। सारा कुछ मतलब होता है ना कि बस टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, ना इधर उधर की बातें क्या होगा नहीं होगा। भाई इतना अच्छे से पढ़ के जाइए, कुछ भी होगा हम करके आएंगे। चलिए आइए, ये हो गया लेफ्ट राइट क्लियर हो गया भाई, एलिमेंट वाला कंसेप्ट, डायरेक्शन कंसेप्ट क्लियर है। अब से और के का तो आपको कंसेप्ट क्लियर है। से लिखा हुआ रहेगा तो हम उसी लेटर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इंक्लूडिंग करके। के यानी कि ऑफ अगर रहेगा लिखा हुआ तो हम उस लेटर को एक्सक्लूड कर देते हैं, उस लेटर को छोड़ करके काउंटिंग करते हैं। ये ऑलरेडी हमने टेबल टेस्ट में बहुत अच्छे से किया है। एलिमेंट कहने का मतलब क्या है? लेटर और डिजिट नंबर दोनों है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कहेगा, ठीक है? तो हमेशा याद समझना है क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या कहा गया क्वेश्चन में। ये बहुत पिछले साल गलती हुए थे स्टूडेंट से, डायरेक्शन चेंज करवाया क्वेश्चन एग्जामिनर ने, और वहां पे स्टूडेंट ने क्या किया देखिए, जैसे कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ये बोला गया कि जो आपका ईस्ट है उसको वेस्ट के साथ एक्सचेंज कर लीजिए। यानी ये ईस्ट है, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका वेस्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है? और ये जो आपका नॉर्थ है वो साउथ के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका साउथ आ जाएगा, ठीक है? तो उस हिसाब से अब ये आपका क्या हो जाएगा भाई? साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? ये साउथ वेस्ट ये भी हो जाएगा, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो अब पिछले साल स्टूडेंट ने क्या गलती किया आप देखिए, जो इस बार आपको गलती नहीं करना है। इस बार आपको नहीं करना। मान के आपको बोला गया ईस्ट को वेस्ट के साथ एक्सचेंज कर लिए, तो ये हो गया वेस्ट, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है? ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट। पिछले साल स्टूडेंट ने क्या किया? डायरेक्शन को एक्सचेंज तो किया ही किया, साथ के साथ ये लेटर को भी एक्सचेंज कर दिए। यानी यहाँ पे क्या कर लिए भाई? E3 को ले आए और यहाँ पे P5 को भी वो अज्यूम कर लिए थे। ये गलती नहीं करना। क्वेश्चन पढ़िए कि डायरेक्शन के साथ लेटर एलिमेंट को भी एक्सचेंज करने बोला है कि नहीं बोला, या फिर डायरेक्शन ही केवल एक्सचेंज करने बोला है, या फिर केवल बोला आपको ऐसे जाएगा कि नॉर्थ में स्थित जो एलिमेंट है उसको साउथ में स्थित एलिमेंट के साथ एक्सचेंज करना है। तो भाई नॉर्थ यहीं का यहीं रहेगा, साउथ यहीं का यहीं रहेगा, केवल ये एलिमेंट एक्सचेंज करना है। देखिए ये बहुत इजी चीज, आप सोच रहे होंगे ये एग्जामिनेशन में गलती हुआ है पिछले बार, ठीक है? तो समझिएगा कि डायरेक्शन केवल चेंज करना है, या केवल एलिमेंट चेंज करना है, या फिर बोथ डायरेक्शन और एलिमेंट बोथ को एक्सचेंज करना है। ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिएगा, ठीक है? जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा गया है कि पूर्व तथा पश्चिम को आपस में बदल दिया जाए। तो पूर्व तथा पश्चिम को आपस में बदल दिया जाने का मतलब क्या है भाई? ये पूर्व इधर आ जाएगा और पश्चिम इधर आ जाएगा, ठीक है? ईस्ट वेस्ट केवल चेंज होगा, ये एलिमेंट यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है? क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ईस्ट यहाँ आ गया तो अब ये क्या हो गया? आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया? आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब ये क्या हो गया? आपका साउथ ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? आपका साउथ वेस्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको बोलेगा ईस्ट से आपको चलना है क्लॉकवाइज, और ईस्ट पे से चलने पे, अगर क्लॉकवाइज चलने पे आपको तीसरा अक्षर कौन सा मिलेगा? तो अब आपका ईस्ट यहाँ है, ठीक है? यहाँ से चलना है, ना कि यहाँ से चलना है। या फिर अब आपको बोल सकता है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट अब आपका यहाँ है, ठीक है? साउथ ईस्ट आपका यहाँ है, जो पहले यहाँ पर था, तो इसलिए अब यहाँ से आपको चलना होगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आपको एग्जाम में बोल देगा। तो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब समझ में आया कि केवल डायरेक्शन चेंज करना है, एलिमेंट को चेंज नहीं करना है। या फिर डायरेक्शन के साथ साथ एलिमेंट चेंज करने बोलेगा तब दोनों को चेंज करिएगा, या केवल उस डायरेक्शन का नाम लेकर के नॉर्थ में स्थित उस एलिमेंट को एक्सचेंज करने बोलेगा साउथ में स्थित एलिमेंट को, तो केवल यहाँ पे अब आपका एलिमेंट चेंज होगा। ये A2 यहाँ आ जाएगा
और ये एलिमेंट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन वहीं का वहीं रहेगा। चलिए भाई, मैंने पूरी कोशिश की है कि चीज़ों को समझा दूँ। चलिए आगे बढ़े। अब अगला जो आपका मेन रूल है आपका ये, चलिए मैंने रूल नंबर इस बार मैंने यहाँ से, ये आपका 5वां रूल था, ये आपका 6ठा रूल है, ठीक है। ये आपका 6ठा रूल होगा, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया था कि लेफ्ट और राइट मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपको लेफ्ट का मतलब क्या है, आप P पे खड़े, P5 में, ठीक है, और आपको बोल देगा लेफ्ट चलना है। लेफ्ट चलने का मतलब क्या होता है सर, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे आप, ठीक है। और यहाँ से बोल देगा आपको राइट चलना है, यानी कि आप क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। लेकिन अगला 6ठा रूल में देखिएगा, अभी मैं उसको क्वेश्चन में जोड़ूंगा दोनों को, ठीक है, क्योंकि एक पहले मैं समझा दूं अच्छे से, तभी मैं क्वेश्चन में जोड़ूंगा। यहाँ पे किसी भी प्रश्न में क्या होगा, डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब आपको क्या बोला जाएगा, केवल कि कोई भी प्लेस के पहले आपको, ठीक है, या बोला जाएगा कोई भी प्लेस के बाद। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये बस यही बात है सर जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया कि डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, आपको लिख दिया रहेगा केवल पहले या फिर बाद। तो पहले का मतलब आपको समझ लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज, पूर्ववर्ती मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अनुवर्ती लिखा हुआ रहेगा यानी कि बाद में लिखा है, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए अगर पहले लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या समझ लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर बाद लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझ लेना सर, क्लॉकवाइज। अब आइए एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा। क्या बोला एग्जाम्पल में, B2 के ठीक पहले कौन सी संख्या है, ठीक है, B2 के ठीक पहले, आइए क्लॉक को देखिए। अब देखिए एग्जाम में ऐसे रहेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में एकदम रियल मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली, ऐसे आपको यहाँ पर रहेगा फिगर, और ये आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना ही आपको दिखेगा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, माउस से यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे इस साइड, तो आपका फिर से ये क्वेश्चन इतना आपका आएगा, ठीक है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे फिर आपका आंसर आएगा 3, तो फिर आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा इस प्रकार से, देखिएगा। तब आपको फिर से यहाँ पे खींच करके ये क्लिक करेंगे, तब ये वाला स्क्रीन आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना आसान साइको भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, या फिर आप जितने टिपिकल लगा रहे हैं अभी घर में बैठ के मस्ती मार रहे हैं, वो आपको एग्जाम हॉल में समझ में आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। भाई देखिए रेलवे को भी पता है कि कैसा क्वेश्चन पूछना है। खैर चलिए, यहाँ क्वेश्चन देखिए कि B2 के ठीक पहले कौन सी संख्या है ना भाई, तो पहले B2 पे आ जाइए। B2 कहाँ है, पहले B2 को खोजेंगे हम लोग। तो ये रहा भाई B2। अब B2 के ठीक पहले मतलब यही बात हो गई, जैसे कि इस स्टेशन की बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, अब मैं आपसे केवल पूछूं कि भाई यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपके पहले कौन सा स्टेशन है भाई, ठीक है। तो आपका पहले ये भी स्टेशन हो सकता है, आपका पहले ये भी स्टेशन हो सकता है। आप बोलिएगा कैसे सर, तो देखिए कैसे, अगर मैं इधर चलता, ठीक है, अगर इधर चलता मैं यहाँ पे पहुँचता, तो मेरे लिए पहले स्टेशन कौन होता, ये होता। या फिर मैं अगर इधर चलता और यहाँ पे मैं पहुँचता, तो मेरे लिए पहले कौन सा स्टेशन होता, ये होता है कि नहीं भाई। तो भाई पहले मैं ये तो डिसाइड कर लूँ कि मुझे चलना किधर है, इधर चलना या इधर चलना। डायरेक्शन दिया नहीं है, तो बस वही वाला बात यहाँ पे आ गया, जो डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है, तो अब डायरेक्शन पता कैसे चलेगा, पहले और बाद से। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। मैंने पहले ही कहा कि एकदम अंत तक बनेगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको। B2 के ठीक पहले, तो भैया B2 को अगर आप देखेंगे तो इसके ठीक पहले, तो इसका पहले इधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, या ये इसका बाद हो सकता है, तो ये भी इसका बाद हो सकता है। बट ये डिसाइड कब होगा, जब हम डिसाइड कर लेंगे कि ये इधर चल रहा है या फिर ये इधर चल रहा है। तो हमेशा भी आपको मैंने ये बताया कि जब भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए ये B2 है और उसको बोल देगा कि आपको दाएं चलना है, यानी कि दाएं चलना है, यानी कि क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज चल करके मान लीजिए आप यहाँ पर पहुँचते हैं, तो अब इस केस में आपका पहले, जब A2 का पहले कौन सा अक्षर हो जाएगा, S1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस B2 के लिए पहला कौन सा होगा, P5 होगा या H3 होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा और ये आपको पहले या फिर बाद में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो जब लिखा हुआ रहेगा पहले यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, और बाद में लिखा हुआ रहेगा तो क्लॉकवाइज। तो पहले लिखा हुआ है तो B2 के ठीक पहले यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर 3, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। देखिएगा यहाँ पे आंसर 3 होगा। B2 के ठीक पहले कौन सी संख्या है, तो भाई आंसर क्या हो गया आपका H3। अभी और एग्जाम्पल लेंगे, सब समझ में आएगा। G4 के ठीक पहले, चलिए ठीक है, तो G4 के ठीक पहले कौन सी संख्या, भाई ये G4 हो गया। अब वही समस्या है, G2 के ठीक पहले, तो भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है पहले, डायरेक्शन नहीं दिया गया है लेकिन आपको पहले बता दिया गया। पहले मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलिए, तो यहाँ से चलिएगा तो ठीक पहले कौन सा अक्षर मिलेगा आपको, E3 मिलेगा, यानी इसमें भी 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए, आ गया होगा समझ में? ठीक है, देखें तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं बताया लेकिन फिर भी आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं पहले और बाद में देख करके। अब अगला एक और एग्जांपल लीजिए, H3 के ठीक बाद कौन सी संख्या होगी। चलिए H3 कहाँ, पहले ये देखिए, ये H3 है। अब इसके बाद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बाद का मतलब मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज। तो भाई यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलिएगा तो इसके बाद आपको कौन सा संख्या आएगा इधर से चलने पे, तो ये आपका संख्या कौन सा आएगा, आपका B2 आएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए यहाँ मैंने फिर से लिख दिया है ये भी बात कि पूर्ववर्ती भी लिखा मिल सकता है या पहले, तो दोनों का मतलब एक है। अनुवर्ती का मतलब बाद का मतलब भी एक है, यानी पूर्ववर्ती मतलब पहले, यानी किधर चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। अनुवर्ती यानी कि बाद, यानी कहाँ चलना है आपको, क्लॉकवाइज। ठीक है, बाद का मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई? देखिए यहाँ पे ये भी लाइन आपको याद रखना, पहले का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और आपका बाद का मतलब क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, और पहले को पूर्ववर्ती और बाद को अनुवर्ती बोलेंगे। अब यहाँ पे आइए, ये जो मैंने आपको बताया था ये समझ में आ गया, डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा तो ये तो आराम से चल लीजिएगा भाई। लेफ्ट राइट मतलब कि लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तो सर पहले लिखा हुआ रहेगा पूर्ववर्ती, यानी कि बिफोर लिखा हुआ रहेगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल लेंगे, और अगर बाद में लिखा हुआ रहेगा या फिर अनुवर्ती लिखा हुआ रहेगा तो सर हम लोग क्लॉकवाइज चल लेंगे, यानी आफ्टर मतलब क्लॉकवाइज चल लेंगे। अब आ जाइए, ये हमने देख लिया, अब हम लोग इसको देखेंगे जिसमें आपको डायरेक्शन भी रहेगा और पहले और बाद में भी रहेगा। अब इसको समझिएगा अच्छे से, देखिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए समझिए। देखिए 7वां रूल, P5 से, अब एक चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, से वर्ड यूज किया गया, ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया। P5 से, तो चलिए पहले P5 कहाँ है पहले इसको देखिए अच्छे से। P5 से, P5 कहाँ है भाई, ये रहा आपका P5, ठीक है सर, ये रहा आपका P5। तो P5 से कहाँ चलना है आपको, दक्षिणावर्त चलना है, यानी आपको डायरेक्शन दे दिया है, ठीक है, दक्षिणावर्त चलना है, मतलब कहाँ चलना है, क्लॉकवाइज। तो P5 से हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है सर, आगे पढ़िए। P5 से दक्षिणावर्त चलते हुए छठे अक्षर, तो चलिए P5 से हम लोग दक्षिणावर्त चलते हैं और छठे अक्षर, और P5 से वर्ड बोला गया, यानी कि यहाँ से आप कैसे चलेंगे भाई, इस डायरेक्शन पे चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज। लेकिन से है यानी कि छठा अक्षर, तो ये पहला अक्षर हो जाएगा, ये आपका दूसरा अक्षर होगा, ये तीसरा अक्षर होगा, ये चौथा अक्षर होगा, ये पांचवा अक्षर होगा, और ये आपका छठा अक्षर होगा। ठीक है, छठे अक्षर पे आना था ना, छठे अक्षर, यानी आप कहाँ आ चुके हैं भाई, G4 के पास आ चुके हैं। तो देखिए G4 के पास आने के लिए आपके पास दो रास्ते थे, इधर से भी आ सकते थे, लेकिन आपको भाई क्या किया गया, तो डायरेक्शन बता दिया गया है यहाँ पे, कैसे दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चलते हुए छठे अक्षर पे आना है, और कैसे ही चलना है, P5 से चलना है, इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया, ये पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये समझ में आया कि नहीं भाई, यहाँ पे ये बताइएगा। ठीक है सर, ये तो हम समझ में आ गए, यानी आप कहाँ पहुँच चुके हैं, G4 में पहुँच चुके हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे फिर बोला गया है छठे अक्षर के ठीक पहले। अब देखिए यहाँ आपको डायरेक्शन भी दे दिया है और पहले और बाद, आ गया वही वाला क्वेश्चन, बिल्कुल आ गया सर। तो बोला गया छठे अक्षर के ठीक पहले कौन सी संख्या होगी भाई, तो यहाँ पे आपको भाई अब पहले और बाद ये वाला अब आपको कंसेप्ट यूज नहीं करना है। मतलब जब आपको, देखिए यहाँ पे सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ, जब आपको डायरेक्शन भी दे दे और पहले और बाद भी दे दे, तो पहले और बाद का जो मैंने मीनिंग आपको समझाया है, पहले का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, बाद का मतलब क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, ये आपको यूज नहीं करना है। तो इसमें क्या यूज करना है, बस इसमें यही यूज करना है कि आपको बोल दिया गया इधर चलना, डायरेक्शन दे दिया गया, तो आप यहाँ पे मान लीजिए पहुंच गए, तो आप यहाँ पहुंचे हैं बिहार में, तो इससे पहले कौन सा स्टेट आया होगा भाई, एकदम कॉमन सेंस अब यहाँ पे आपको लगाना है, यूपी आया होगा, और इसके बाद आपसे पूछेगा तो क्या आएगा, बिहार के बाद झारखंड आएगा। अब ये आपको यूज नहीं करना है, कब, जब आपको डायरेक्शन दिया रहेगा, जब डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा तब आपको यूज करना है। अभी आइए मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो छठे अक्षर के ठीक पहले पूछा गया, ठीक पहले आपको कौन सी संख्या होगी, तो चलिए G4 पहले यहाँ पे आप आ गए हैं, यहाँ पे ठीक है, G4 में आ गए। अब आप कैसे चले सर, ऐसे चले, ठीक है, ऐसे चले हैं और आप यहाँ पे आ गए हैं यहाँ पे। तो भाई G4 में यहाँ जब आप पहुंचे तो इसके पहले कौन सा अक्षर आया भाई, E3 आया है, यानी कि आंसर क्या दीजिएगा भाई 3, ठीक है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर कि मैं वो कंसेप्ट भी यूज कर लूँ तो क्या आंसर कुछ दूसरा आएगा, तो चलिए देखते हैं।
वही कंसेप्ट यूज करने का मतलब ये है कि सर हम ऐसे तो चल लिए, ठीक है यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है सर यहाँ आ गए हैं। अब बोला गया छठे अक्षर के ठीक पहले, तो पहले का मतलब क्या होता था सर, एंटी क्लॉकवाइज होता था, है ना। तो यहाँ पे हम पहुंचे तो सर यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, इधर से चलने पे ठीक पहले यही आंसर आ रहा है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन में वही आंसर आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन करिएगा तो ये आंसर नहीं आएगा, इसलिए ये कंसेप्ट आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है कि भाई जब हम इधर से चल करके यहाँ पहुंचे हैं तो इसके ठीक पहले कौन सा अक्षर आएगा, E3 आएगा, और इसके ठीक बाद बोलेगा तो H3 आएगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि वो कंसेप्ट इसमें यूज नहीं करना है। दूसरे क्वेश्चन का एग्जाम्पल देख करके समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए दूसरा देखिएगा, P5 से ही आपको चलना है, सेव यूज किया गया है, वामावर्त से चलना है इस बार, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए आपको छठे अक्षर पे पहुंच रहा है। तो चलिए P5 से वर्ड यूज किया गया, ये बात ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज चलना इस डायरेक्शन में छठे अक्षर पे, ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर, ये पांचवा अक्षर और ये आपका छठा अक्षर। यानी आप कहाँ पहुंच चुके हैं, C1 के पास पहुंच चुके हैं। अब एक बात बताइए, C1 के पास आप कैसे पहुंचे, ऐसे या फिर ऐसे। तो सर हमें तो भाई डायरेक्शन दे दिया गया था सर दक्षिणावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से आ पाए हैं। अब इसके बाद बोला गया P5 से, यहाँ पे क्वेश्चन है, P5 से वामावर्त चलते हुए छठे अक्षर के ठीक पहले, यानी कि ठीक पहले वाला बात किया गया है। तो चलिए तो देखते हैं, कॉमन सेंस वाला कम कंसेप्ट यूज करने मैंने आपको बोला हूं। तो इधर से हम लोग चले हैं इस प्रकार से, तो इसका ठीक पहले कौन सा अक्षर है सर, E3 है, ठीक है। यानी इसका सही आंसर हम टिक करके आएंगे 3। लेकिन आप बोलेंगे सर हम वो कंसेप्ट यूज करना चाहेंगे, ठीक है, वो कंसेप्ट, यानी कि हम यहाँ पर तो पहुंच गए हैं सर, कहाँ पे पहुंच चुके हैं सर, C1 के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है, C1 के पास हम पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ यूज करेंगे वो पहले वाला कंसेप्ट। पहले का मतलब क्या होता है सर, एंटी क्लॉकवाइज। यानी अब आप यहाँ पर खड़े हैं और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये वाला डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन में चलेंगे तो ठीक पहले, इस डायरेक्शन में चलेंगे ठीक पहले क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, और 2 करिएगा ये हो जाएगा गलत। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, वो तो मैच कर गया था आंसर, लेकिन यहाँ मैच कर रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया रहेगा, पहले बाद में दिया हुआ रहेगा। तो कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ से चल करके जब आप यहाँ पहुंचे हैं तो आपको ठीक पहले कौन सा अक्षर मिला होगा, E3, और इसके बाद आपको कौन सा मिलेगा, A2। यहाँ पे पहले और बाद का कंसेप्ट यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ कॉमन सेंस आपको यूज करना है, जैसे दिल्ली पटना स्टेशन का मैंने एग्जाम्पल देके बताया। अब वही बात को देखिए मैंने यहाँ लिख दिया गया है क्या, कि यहाँ दोनों प्रश्न में चलने का डायरेक्शन दिया हुआ है, कि आपको यानी कि डायरेक्शन दिया है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो लास्ट स्टेप जो होगा, यानी कि जिस भी लास्ट स्टेशन के पास आप जो पहुंचे होंगे उसके जस्ट पहले और उसके बाद वहीं से आपको डिसाइड कर लेना है, ना कि यहाँ पहले का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और ना ही क्लॉकवाइज आपको बाद का यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। वही बात यहाँ लिख दिया गया। अब आइए एंगल के बेस पर आपका 8वां रूल जो क्वेश्चन बनता है, ये आपको एंगल मैंने समझा दिया है। जब प्रश्न में कोई डायरेक्शन, अच्छा अब प्रश्न में आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया हुआ रहेगा। चौथा भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देखिए चौथा पॉइंट भी आपका एक बन सकता है, ये केस बनता है, बन क्या सकता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको ना तो डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और ना ही आपको पहले और ना ही आपको बाद में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको किधर चलना है, तो हमेशा याद रहेगा इस केस में आपको क्लॉकवाइज चलना है। किधर चलना है आपको, इस केस में क्लॉकवाइज चलना है। क्या बोला सर आपने, नहीं समझा, कोई बात नहीं, हम आपको एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा गया जब प्रश्न में कोई डायरेक्शन दिया नहीं रहना है तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आइए, पूर्व से 135 डिग्री चलने पर, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे पूर्व है ये भाई, यानी कि आप यहाँ पे खड़े हैं, अब आपको 135 डिग्री चलना है। तो 135 डिग्री तो आपको समझ में आ ही रहा होगा भाई, ये देखिएगा ये हो गया आपका 135 डिग्री। तो अब आप इसको 135 डिग्री ऐसे भी चल सकते हैं, या फिर आप तो ऐसे भी तो चल सकते हैं, ये भी आपके पास एक रास्ता है। यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट 135 डिग्री पे होगा, यानी S1 होगा और B2। मतलब ये कि अगर आप यहाँ से 135 डिग्री चलेंगे तो आपके पास एक ये भी रास्ता है चलने के लिए और एक रास्ता ये भी है चलने के लिए। तो इधर से चलिएगा तो आपका आंसर S1 आ जाएगा, और इधर से चलिएगा तो B2 आ जाएगा। और आपको बोला नहीं गया भाई कि इधर किधर चलना है, आपको केवल बोल दिया गया कि पूर्व से आपको 135 डिग्री चलना है। तो वही बात करना है। यहाँ पे मैंने बताया कि इस केस में आपको ना तो पहले और बाद मिलेगा लिखा हुआ, ना ही डायरेक्शन मिलेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है सर, क्लॉकवाइज चलना है आपको, सॉरी क्लॉकवाइज चलना है आपको। क्या करना है सर, क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि आप ऐसे चलेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज चलना है यानी कि आप ऐसे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, पूर्व से
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूर्व से 135 डिग्री चलने पर। तो पूर्व से अगर आप 135 डिग्री चल रहे हैं तो आपको जो अक्षर मिलता है, ध्यान से समझिएगा, जो अक्षर मिलता है उसके ठीक सामने, अब देखिए सामने और विपरीत वाला भी कंसेप्ट देख लीजिए। देखिए सामने और विपरीत का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब एक होता है। कैसे, तो इसको समझिए। जैसे पहले मैं इसको समझा दे रहा हूँ, फिर उस एग्जाम्पल को बताऊंगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हुए भाई, ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना भाई, 1930, 1931, 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या होता है, गोल। और ये गोल कब होता है, पहली बार भारतीयों को अंग्रेजों के साथ क्या किया गया भाई, समान दर्जा दिया गया था भाई। साइको पढ़ रहे हैं लेकिन समझिए चीजों को। आप घरों में क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल में गोल आपका टेबल होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कोई ऑफिस में जाएगा तो आपको चरकुटाकार, यानी कि 3 चेयर इधर और बीच में ऑफिसर बैठे हुए रहेंगे। तो यहाँ पे समानता नहीं दर्शित होता है। तो सामने और विपरीत का कंसेप्ट समझिए क्या है, कि यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और आपका यहाँ पे दोस्त बैठा हुआ है। तो अगर आप इधर से देख रहे हैं तो भाई आपके सामने कौन है, यही है, या आपके विपरीत में भी कौन है, यही होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप यहाँ बैठ जाइए तो इसके सामने कौन होगा, C1 होगा, और इसका विपरीत भी कौन होगा, तो C1 ही होगा। उसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूँ ये C1 के सामने कौन होगा, तो ये B2 ही होगा, और इस C1 के अपोजिट भी कौन होगा, तो B2 ही होगा, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। एक और एग्जाम्पल देखिए कि अगर आप S1 पे खड़े हैं तो आपका सामने कौन हो जाएगा, G4 हो जाएगा, या आपसे बोलेगा आपका विपरीत कौन होगा, तो G4 ही हो जाएगा। और अगर आप G4 पे खड़े हैं तो आपका सामने कौन हो जाएगा, S1 हो जाएगा, और G4 का विपरीत भी S1 हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई, आप कहीं से भी पढ़िए, ये जितने कंसेप्ट और जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है भाई, क्योंकि मैंने ये चीज़ करके पेपर निकाली है भाई। और एग्जामिनेशन में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि आपके पास समय की सीमा बहुत कम है। और उस समय सीमा में आपको एक तो माउस की जो प्रॉब्लम मिलेगी, जो मैंने आपको बता दिया कैसे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट ना हो जाए भाई, सेशन छोटा ही रखना मुझे। पूर्व से आपको कहाँ चलना है, 135 डिग्री पे चलना है सर। पूर्व से 135 डिग्री चलने पर जो अक्षर मिलता है, तो पूर्व से आपको समझ में आया 135 डिग्री चलना है, तो भाई किधर चलेंगे भाई, पूर्व से यहाँ से हम 135 डिग्री किधर चलेंगे, तो क्लॉकवाइज चलेंगे। ये पहले आपको एक क्लियर कर लेना है, किधर चलेंगे सर, क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, ठीक। 135 डिग्री चलेंगे तो हम 135 डिग्री ऐसे चलेंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे सर, तो देखिए अगर आपको मैं एंगल बताऊं, यहाँ से आप चलेंगे तो ये 45 हो गया, ये 45 90 और 90 135 डिग्री, यानी ये साउथ वेस्ट। यानी कि जब आप ऐसे चलेंगे तो आप 135 डिग्री कहाँ पहुंचेंगे, B2 के पास पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेगा सर, B2 के पास पहुंचेगा, ठीक है। आप कहाँ पहुंच चुके हैं, पूर्व से आप कहाँ पहुंच चुके हैं, बताइएगा। पूर्व से आप कहाँ पहुंच चुके हैं, तो भाई आप साउथ वेस्ट में पहुंच चुके हैं, यानी कि B2 के पास पहुंच चुके हैं। अब आगे पढ़िए। अब आगे बोला गया क्या गया, उसके ठीक सामने की संख्या कौन सी है, यानी अब आप इस B2 के ठीक सामने आपकी संख्या कौन सी है, तो C1। या आपसे पूछ ले B2 के ठीक विपरीत कौन सी संख्या है, तो भी आपका आंसर होगा C1। समझ में आया। तो यहाँ दो चीज मैंने बता दिया 8वां और 9वां रूल में। एक तो ये कि डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्लॉकवाइज चलना है, दूसरा सामने और विपरीत का मीनिंग। क्लियर हो गया ये, चलिए आगे बढ़िए। अब एक एग्जाम्पल और लीजिए, देखिए उत्तर पूर्व के ठीक सामने की संख्या कौन सी होगी, तो उत्तर पूर्व कहाँ है, पहले ये देखिए यही वाला तो होगा आंसर। उत्तर पूर्व भाई ये आपका रहा उत्तर पूर्व। तो इसके ठीक सामने, इसके ठीक उत्तर पूर्व के ठीक सामने कौन सी संख्या भाई, B2। या उत्तर पूर्व के ठीक विपरीत भी बोलेगा तो क्या बोलिएगा, B2। तो देखिए यहाँ आंसर भी आपको मिलेगा B2, ठीक है। अब आइए आगे बढ़िए। उपयुक्त चित्र में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने, इंपॉर्टेंट है समझिएगा, बदलने पर E5। अब क्या बोला गया है, इसको ध्यान से समझिए। बोला गया है कि जो आपके पास टेस्ट दिया गया है, क्लॉक टेस्ट या वाच टेस्ट, इसमें सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से बदलने पर, एक दूसरे के सामने से सभी अंकों को बोल दिया गया है, ना कि अवयव बोला गया है, ना ही केवल अक्षर बोला गया है, यहाँ केवल अंक बोला गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है आप समझिए। इसका मतलब ये है कि ए तो आपका यहाँ पे ए ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो डिजिट है, इसके सामने वाला जो डिजिट है उसके साथ ये आ जाएगा। यहाँ पर आपका एच ही रहेगा, लेकिन इसके सामने जो अक्षर था वो आ जाएगा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। क्लियर, समझ में आया कि नहीं भाई। और ये H3, यहाँ से H3 नहीं रखे, लेटर वही रहेगा लेकिन डिजिट, क्योंकि बोला गया कि सारे के साथ ऐसा ही करना। यानी कि यहाँ पे S1 तो रहेगा भाई, ठीक है, S1 S रहेगा, 1 नहीं रहेगा, यहाँ के 4 से रिप्लेस कर देना, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे G तो रहेगा लेकिन ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा G1, ठीक है।
अब यहाँ पे C तो रहेगा, यहाँ पर भी B रहेगा, लेकिन डिजिट को एक्सचेंज कर देना, यानी कि B1 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये 2 आपका यहाँ आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका C2, ठीक है। ये E तो रहेगा यहीं पर, लेकिन यहाँ पे ये 3 नहीं रहेगा, इसके साथ रिप्लेस कर देंगे E5, ठीक है। P यहीं रहेगा लेकिन इसके साथ 5 नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट पूरा। ये टेबल को इस तरह से आपने पूरा रिप्लेस कर दिया। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ना तो चेंज करने बोला और ना ही पूरा एलिमेंट को चेंज करने बोला गया, केवल डिजिट को चेंज करने बोला, इसलिए इस तरह से हमने चीज़ों को बदल दिया। अब आइए आगे बढ़िए। उसके बाद क्या बोला गया है कि अंकों को एक दूसरे के सामने से बदलने पर E5 और H2 के बीच कौन सी संख्या होगा। E5 और H2 कहाँ, पहले इसको खोजिए। E5 और H2 को देखिएगा तो ये हो गया आपका E5 और ये हो गया आप H2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बीच की संख्या कौन सी है, तो देखिए एक तो बीच का संख्या ये भी हो सकता है और एक बीच का संख्या अगर इधर देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इस बीच की संख्या ये हो गया। लेकिन अगर आप इधर से देखिएगा अभी तो आपका बीच का संख्या क्या होगा, आपका S4 होगा, ठीक है। तो अब किसको आप टिक करेंगे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ E5 से H2 से देखिएगा तो इधर कितना लेटर है, 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5 है, तो 2 इधर 2, इसके बीच में ये आ रहा कि नहीं आ रहा भाई। तो कौन सा सही होगा, G1 होगा सही या S4 होगा सही, पहले ये बताइए भाई। तो अब आपको समझना यहाँ पे है कि यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, शॉर्टेस्ट पाथ को लेना है आंसर में, ठीक है। किसको लेना है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ वाला को आंसर में लेना है। शॉर्टेस्ट पाथ कहने का मतलब क्या है, जो सबसे छोटी डिस्टेंस जो कवर होगी, यानी कि हमें G1 इसका सही आंसर देना है। समझ में आया कि नहीं आया, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, G1। तो ये भी आपका एक यहाँ पे एक और रूल का कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया कि जब भी इस तरह से 2 की बात से संभावनाएं बनेगी तो हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आया है G1। जैसे कि आपको मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि आप P5 से चल करके आप A2 के पास पहुँचे, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा कि इन दोनों के बीच का अक्षर या फिर नंबर या डिजिट कौन सा होगा, ये आप बताइए, ठीक है, यही आपसे पूछेगा। तो भाई अब एक बात बताइए, अब आप एक बात बताइए, एक तो ये भी आंसर हो सकता है और आपका एक ये भी आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या टिक करेंगे, ये, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ यानी इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको ही हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए अब 10वां रूल क्या बोला गया है, इसको समझिएगा। 2 बस आप रूल आपका बच चुका है। शीर्ष कोण बिंदु यानी कि एपेक्स एंगल, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, पहले इसको सुनिए अच्छे से, समझिए क्या लिखा हुआ। बने हुए त्रिभुज में जिस बिंदु पर, अब इसको समझ लीजिए, यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी गई उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज, मैथ्स तो आपने पढ़ा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आपकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ये आपका नाम मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C। तो भाई ये कैसा ट्राइंगल हुआ, समद्विबाहु। क्यों हुआ ये समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी कि 2 बाहु यानी 2 भुजा इसकी बराबर है। तो कौन कौन सी भुजा, AB इक्वल्स टू AC है। क्यों ये बराबर है सर, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है दोनों की, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, जो 2 भुजा आपस में बराबर होती है और जो वो दोनों भुजा जहां पर आकर के मिलती है, तो 2 भुजा कौन कौन सी बराबर है सर, एक है AB और एक है AC। अब ये दोनों आकर के कहाँ पे मिल रही है, तो देखिएगा ध्यान से, ये AB, ठीक है, और ये रहा आपका AC। कहाँ पे मिल रहा है सर, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे मिल रहा है उसी को, जो जहाँ मिल रहा है एक एंगल बन रहा है, इसी एंगल को क्या कहते हैं सर, हम लोग एपेक्स एंगल कहते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये पहले समझ में आया ना, एपेक्स एंगल या वर्टेक्स, वर्टेक्स भी पूछ सकता है आपसे, शीर्ष कोण बिंदु भी बोल सकता है। अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है P5 को A2 से, ठीक है, P5 को A2 से, A2 को E3 से, E3 को P5 से मिलाते हुए। तो चलिए पहले P5 को A2 से मिलाइए, P5 को A2 से मिलाइए, P5 को आप A2 से मिला दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, और A2 को E3 से मिला दीजिए और P5 को E3 से मिला दीजिए। एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना, देखिए A2 को E3 से, E3 को P5 से मिलाते हुए, ठीक। अब एक ट्राइंगल का निर्माण कर दिए हैं तथा उस त्रिभुज के शीर्ष कोण, तो शीर्ष कोण, अब आपको शीर्ष कोण का मतलब समझना होगा। तो उस त्रिभुज के शीर्ष कोण के सामने कौन सा अंक होगा, तो चलिए पहले शीर्ष कोण कहाँ है पहले इसका फाइंड आउट करिए। तो ध्यान से जब देखेंगे आप, यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस, इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई के बीच में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। अब इस लंबाई के बीच में भी देखिए तो कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, यानी ये दोनों भुज आपस में बराबर हो गई।
लेकिन इसकी भुजा की लंबाई के बीच में कितना एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3, यानी ये बराबर नहीं है। यानी ये भाई क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और ये दो भुजा आपस में बराबर, और ये जहाँ पे मिलेगी वही क्या हो जाएगा आपका शीर्ष कोण, एपेक्स एंगल या वर्टेक्स, यानी कि आपका ये हो गया A2, ये हो गया शीर्ष एंगल। ठीक है, अब आइए ये हमने फाइंड आउट कर लिया भाई शीर्ष एंगल कहाँ पे। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शीर्ष लंब कोण के ठीक विपरीत बिंदु, यानी कि इसके ठीक विपरीत आपसे पूछ रहा कौन है। तो भाई A2 के ठीक सामने बोल ले चाहे विपरीत बोल ले, क्या हो जाएगा H3। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर H3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा H3। क्लियर है, H3। अब आइए शीर्ष लंब कोण को, अच्छा यहाँ पे मैंने देख लिया था, यहाँ पे क्वेश्चन है त्रिभुज के शीर्ष कोण के सामने कौन सा होगा, तो H3 होगा। ठीक है ना, मतलब आप यहाँ से समझ लिए ना भाई, ये तो सिंपल है, शीर्ष कोण मैंने निकालने सिखा दिया। अब इसके विपरीत आपसे पूछा तो इसका विपरीत बोल ले या फिर इसका सामने बोल ले, तो यही मैंने बताया था, सामने वाला ही और विपरीत दोनों एक ही होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अगला आपसे फाइंड आउट करना है शीर्ष लंब कोण। ठीक है, शीर्ष लंब कोण यानी कि अल्टीट्यूड एंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिएगा, ऐसा ट्राइंगल जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, और जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वही आपका शीर्ष लंब कोण होता है। जैसे देखिए ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, तो ये आपका 90 डिग्री बनाया, तो ये हो गया शीर्ष लंब कोण। या अगर मैं इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाया और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका शीर्ष लंब कोण। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखिए, S1 को C1 से, C1 को G4 से, S1 को C1 से मिलाइए। चलिए S1 को C1 से, S1 को C1 से, S1 कहाँ पहले देखिएगा, तो S1 को C1 से मिला देते हैं। चलिए तो S1 को C1 से मिला दिए हैं। ठीक है, S1 को C1 से मिला देने पर और C1 को G4 से मिला देने पर, C1 को G4 से हमने मिला दिया है। ठीक है, G4 से मिला दिए हैं, और उसके बाद क्या बोला गया है, G4 को S1 से मिलाने पर। ठीक है, G4 को S1 से मिला देते हैं। चलिए G4 को S1 से हमने मिला दिया, इस प्रकार से G4 को हमने S1 से मिला दिया है। तो अब देखिए 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, ये 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये शीर्ष लंब कोण हो गया, C1 हो गया। ठीक है, तो बोला गया उस त्रिभुज के शीर्ष लंब कोण के ठीक विपरीत बिंदु का मान क्या होगा। तो ठीक इसके विपरीत कौन है भाई, B2 है, या इसका सामने भी बोलता तो B2 आप टिक करके आ जाते। ठीक है, आंसर हो गया B2। अब आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, आप जो क्वेश्चन में बोल दे तो भाई सिंपल सी आते, घड़ी में 4 अलग अलग बिंदु को मिलाकर बनाने वाली आकृति को चतुर्भुज करते हैं। तो ये अब देखिए सिंपल, ये तो आपका मतलब बेसिक चीज़ है। चतुर्भुज कैसे भी बनवा सकता है, आपसे बोलेगा P5 को A2 से मिला दीजिए, A2 को E3 से मिला दीजिए, H3 से मिला, ये भी एक चतुर्भुज। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत तरीके से आपका चतुर्भुज बनवाएगा एग्जाम में ये, और आपसे सवाल आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसे भी मिलवा के बना देगा चतुर्भुज, या एग्जाम में आपको ऐसे भी मिला करके आपसे बना लेगा चतुर्भुज। ठीक है, तो ये आप चतुर्भुज बनाना सीख लिया, और उसके आधार पर आपसे कोई भी क्वेश्चन मतलब कि इतना जितना आपने 12 कंडीशन पढ़ा है ना, 12 कंडीशन कुछ भी दाएं बाएं सामने विपरीत लेफ्ट राइट डायरेक्शन दे के पहले बाद करके कुछ भी चीज़ें पूछ सकती है। तो ये पूरा वॉच टेस्ट का जितना रूल था मैंने करवा दिया है। अगर कुछ और बच रहा तो कमेंट कर लीजिएगा या खुद से भी कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जेन्युइन जो 20 सवाल रहेंगे यहीं से रहेंगे। ठीक है, इसी में आपको केवल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, नया कुछ नहीं रहेगा। और ये मेन आप अच्छे से इसको करके जाइएगा जितना मैंने यहाँ पे समझाया है सारी चीज़ों को। और वो वीडियो भी देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है, नोट्स आपका टेलीग्राम पे शेयर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन कैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा।